हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी की टीचर। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का वन शॉर्ट वीडियो। इस वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म। ओके, अच्छे से और जल्दी से पढ़ेंगे हम। तो क्या होता है हेरिडिटी, ये देख लेते हैं हम। द ट्रांसमिशन और पासिंग ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। अब आपको लोग बोलते होंगे, अरे तुम्हारी नाक तो बिल्कुल तुम्हारी मम्मी जैसी है, तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल तुम्हारे पापा जैसी हैं, तुम्हारा चेहरा तो तुम्हारी दादी पे गया हुआ है। तो ये क्या है? ट्रांसमिशन है। ओके, क्या है ये? ट्रांसमिशन है। किसका? कैरेक्टर्स का या फिर ट्रेट्स का, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है और ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता रहता है और इसको हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। ओके, द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द सेक्स सेल्स और गैमीट्स ऑफ द पेरेंट्स। अब ये जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कहाँ प्रेजेंट होती है? कहीं तो प्रेजेंट होती होगी ना, नहीं तो ऐसे कूद के थोड़ी पहुंच जाएगी, है ना। तो ये कहाँ प्रिजर्व रहती है, कहाँ प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है जो पेरेंट्स के सेक्स सेल्स होते हैं, ठीक है, जो पेरेंट्स के गैमीट्स होते हैं, मेल सेक्स सेल, फीमेल सेक्स सेल्स। हमने हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में अच्छे से बात करी है, तो वहीं पे ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन प्रिजर्व रहती है। द लिंक बिटवीन वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट एंड द पास ऑन द पैटर्नल एंड मैटरनल। ओके, पैटर्नल मतलब फादर और मैटरनल का मतलब मदर, कैरेक्टर्स और ट्रेट टू द ऑफस्प्रिंग। ओके, हेरिडिटी क्या है? लिंक बनाती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जैसे कि जो फादर के साइड के हैं और जो मदर के साइड हैं उनके बीच का लिंक बनाते हुए, उनके जो कैरेक्टर्स है वो पास ऑन होते हैं किसमें? जनरेशन में, और ये लिंक बनाते चलते हैं। ओके, फिर accumulation of variation during reproduction, क्या है ये? If we see closely, we find that offsprings are never a true copy of their parents. Okay? अब आप अगर देखोगे तो आपका कुछ पार्ट, ठीक है, बोलेंगे आपका चेहरा पापा से मिलता है, बट आपकी हाइट मम्मा पे गई है, आपकी आंखें मम्मा पे जाती हैं, बट नाक का जो स्ट्रक्चर है वो पापा पे गया है। तो हम पूरे तो ट्रू कॉपी होते नहीं है हूबहू, हम मम्मी पापा की एकदम ट्रू कॉपी है, हम से एकदम आइडेंटिकल तो होते नहीं है। हम क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, जैसे वो हैं वैसे हम हैं, है ना। तो हम एकदम एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, फोटो कॉपी नहीं होते, हम जेरोक्स नहीं होते हैं। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है? अगर हम शुगर केन का फील्ड देखें, शुगर केन फील्ड, देयर आर डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल प्लांट्स, सिमिलरली इन ऑल ह्यूमन बींग्स हैव differing characteristic, complexion, height, eye color, etc. These differences among the individual of species are called variations. Variation in plants are much lesser than human beings. ओके, तो जब हम शुगर केन का फील्ड देखेंगे, मतलब जो जहाँ पे बहुत सारे शुगर केन लगे हैं, फार्म देखेंगे, तो वहाँ हम देखेंगे कि जो एक शुगर केन है वो दूसरे शुगर केन से थोड़ा बहुत तो अलग होगा ही, है ना। तो वही सारी बातें लिखी हैं कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग हैं। भले आपकी सिबलिंग्स होंगे, सिस्टर्स होंगे, ब्रदर्स होंगे, आप उनसे भी डिफरेंट लगते होंगे, एकदम आइडेंटिकल नहीं होगे अगर आप ट्विंस नहीं हो, ठीक है। अगर ट्विंस होते हैं, वो भी आइडेंटिकल ट्विंस, तो ही वो एक जैसे दिखते हैं, एकदम एग्जैक्ट कॉपी। बट अगर आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है तो वो भी एक दूसरे से अलग ही दिखते हैं। तो ये कैसे अलग दिखते हैं हम? या तो हमारा कॉम्प्लेक्शन अलग अलग होगा, है ना, या फिर हाइट हमारी अलग होगी, कोई एक बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, आई का कलर अलग होगा, नाक अलग होगी, ईयर अलग होंगे, राइट। तो ये सब आता है इसमें वेरिएशन में, इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन। ओके, अब जो प्लांट्स हैं उनमें वेरिएशन हमें कम देखने को मिलता है, बट ह्यूमन बींग्स में हमें वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलता है। नाउ द अकरेंस ऑफ स्मॉल डिफरेंसेस और चेंजेस अमंग द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज इज कॉल्ड वेरिएशन। ओके, क्या होता है? छोटी छोटी चीज़ें जो चेंज हो जाती है, ठीक है, जनरेशन में जो छोटी छोटी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, जो हमें अलग बनाती हैं हमारे पेरेंट्स से, उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई स्पीशीज़ है, ठीक है, अगर उस स्पीशीज़ के किसी एक इंडिविजुअल में कोई छोटा बहुत ही चेंज आ गया है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएशन। ओके,
कुछ हम इम्पॉर्टेंट टर्म पढ़ लेते हैं, इसको रहने देते हैं, ये चीज़ गलत लिखी है। हम इस चैप्टर को और डिटेल में पढ़ें उससे पहले कुछ टर्म्स जो हम फ्रिक्वेंटली इस चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं उसको पहले हम क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि अरे मैम जीन्स डीएनए एक ही बात है, क्या है ये? तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आता है क्रोमोसोम। A thread-like structure in the nucleus of the cell. It appears during division and it carries gene. Okay? क्रोमैटिन क्या होता है? थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, बट सेल डिवीजन के टाइम पे ना ये जो क्रोमैटिन होता है वो कंडेंस हो जाता है और हमें देखने को मिलता है क्या? क्रोमोसोम्स। क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस में पड़ा हुआ रहता है। फिर जब सेल डिवीजन का टाइम आता है उसको लगता है अरे अब मुझे कंडेंस होना है, एक जगह आ जाना है, और तब हमें देखने को क्या मिलता है? क्रोमोसोम्स। सेल डिवीजन के टाइम पे ही देखने को मिलता है। फिर आते हैं जीन, अ फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। इंपॉर्टेंट, फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या है? जीन है। इट इज अ पीस ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इट डिटरमाइंस अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। अब सपोज ये डीएनए है, ऐसे डीएनए रहता है ना, ओके तो हम उसके सिंगल सेगमेंट को, या फिर ये ले लो, उसके एक सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? जीन। उसके हम एक सेगमेंट को क्या बोलते हैं? जीन। ये पूरा क्या है? डीएनए, और उसके एक पर्टिकुलर सेगमेंट को हम जीन बोलते हैं, जिसको क्या करना है? जिसको प्रोटीन के लिए कोडिंग करनी है। ओके कि प्रोटीन कैसे कोड होना चाहिए उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ है? जीन के पास है। ओके अब ये जीन के पास इंफॉर्मेशन है कि वो आगे चल के कैसा प्रोटीन कोड करना है। ओके तो वो बताएगा और वही डिसाइड करता है कि कैरेक्टर कैसा होगा। उसी के पास इंफॉर्मेशन है और वही बताएगा कि इस पर्टिकुलर चीज का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, कि उसका फिनोटाइप मतलब जो हम देख सकते हैं कि वो बड़ा है या छोटा है, उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है या लाइट है, तो ये होता है फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक जो हमें एक्चुअल में दिखता है। ओके तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जीन। जीन क्या है? यूनिट ऑफ हेरिडिटी है जो प्रोटीन कोड करती है। ये डीएनए का एक सिंगल सेगमेंट होता है। नाउ ट्रेट, an inherited character that is feature which is normally inherited and has its detectable variant too. Here tall and dwarf are trait of a character. ठीक है, अब inherited character क्या होता है? ये जो characters हमें हमारे पेरेंट से मिले हैं, inherit, ठीक है, हमने उनसे लिए हुए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेट बोलते हैं। कोई भी कैरेक्टर जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिल रहा है दैट इज नोन एज ट्रेट। अब ये ट्रेट कैसा हो सकता है? एक बात और क्या लिखी है यहाँ पे, विच इज नॉर्मली इनहेरिटेड हैज इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट टू। ओके अब इसमें वो ट्रेट क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है टॉल और एक हो सकता है डॉफ। या तो टॉल जो हमें दिख रहा है बड़ा, या फिर छोटा। ओके तो हाइट एक ट्रेट है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें इनहेरिट होती है, हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है। अब हम बात करते हैं एलील। एलील क्या होता है? वन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर जीन ऑक्यूपाइंग द सेम पोजीशन ऑन अ क्रोमोसोम। ओके एक ही जीन का क्या है? डिफरेंट फॉर्म है। हमें पता है कि हमें पेरेंट्स से मिलते हैं और मदर से मिलते हैं, ठीक है, तो सपोज वो तो आपको पता ही होगा कि ये हम ऐसा अभी देखेंगे आगे, राइट। तो हम अभी पीक प्लांट का क्रॉस देखेंगे कि कैसे उसमें टॉल और डॉफ प्लांट बनते हैं। ओके तो ये जो है एक टॉल प्लांट का जीन है और एक शॉर्ट प्लांट का जीन है, ठीक है, ये जीन्स हैं। क्या है? ये जीन्स है। एक टॉल प्लांट का जीन है और एक शॉर्ट प्लांट का जीन है, मतलब दोनों पेरेंट प्लांट से मिला है। और एक क्या है? ये भी एक दोनों टॉल पेरेंट प्लांट से इसको क्या जीन्स मिले हैं? टॉल जीन्स मिले। ओके तो ये जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये दोनों क्या है? जीन्स है। ये जो एक चीज़ है इसको हम क्या बोलते हैं? एलील। इसको हम क्या बोलते हैं? एलील। एलील। ओके क्या बोलते हैं? एलील। जो जीन्स दो चीज़ों से मिलके बना होता है, राइट, ये एक टी और ये टी है ना, तो इसमें ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? एक सिंगल पार्ट को एलील बोलते हैं। नाउ डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट जीन इज द वन विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ इट्स कॉन्ट्रास्टिंग। अब यहाँ पे क्या था? टॉल और टॉल था,
है ना। अब यहाँ पे टी एलील भी है, टी एलील भी है, तो इसमें से डोमिनेंट क्या है, टॉल वाला डोमिनेंट है, क्योंकि टॉल ने क्या किया, भाई तू बैठ चुपचाप, ये वाला जो ऑफस्प्रिंग है ये कैसा होगा, इसमें तो मेरे ही कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे और ये बड़ा बनेगा, इसका फिनोटाइपिक अपीयरेंस क्या रहेगा, टॉल रहेगा। तो ये क्या हुआ, इसने डोमिनेट कर दिया इस वाले प्लांट के जीन्स को। ओके, तो ये डोमिनेट हो गया। ऐसा जीन जो खुद को एक्सप्रेस करता है और दूसरे को एक्सप्रेस नहीं होने देता है, भाई तू मत एक्सप्रेस कर, बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है ये, है ना, खुद ही एक वो होगा, खुद ही बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट लेगा और पार्टिसिपेट करेगा और दूसरे को एकदम दबा के रखेगा। नाउ recessive allele, an allele which gets masked in the presence of dominant allele and can only affect the phenotype in the absence of dominant gene. It is represented by a small t. ओके, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं बता देती हूँ। अब ये जो अपने आपको बेचारे डर के बैठ गया कि भाई तू ही एक्सप्रेस हो जा, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे कुछ मतलब नहीं है, तो ये क्या है, ये है रेसेसिव ट्रेट। और ये अपने आप को तभी एक्सप्रेस करता है जब दोनों एलील जो हैं वो रेसेसिव ट्रेट के हों, इनमें कोई भी एक डोमिनेंट एलील ना हो जो उसको डोमिनेट कर सके। ओके, तो ये बात होगी रेसेसिव की। अब जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइपिक कंपोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल। अब ये टी है, ठीक है, इस ये टी है, ये टॉल टी है, सॉरी, और ये स्मॉल टी है ना, टॉल टी एंड स्मॉल टी, टॉल स्मॉल समझ लेना जो भी मैं बोल रही हूँ। अब क्या है कि ये डोमिनेंट है और ये रेसेसिव है, तो इसका जीनोटाइपिक क्या है, टी, टॉल टी एंड स्मॉल टी। अब वहीं पे इसका फिनोटाइप क्या रहेगा, फिनोटाइप मतलब जो एक्चुअल अपीयरेंस है, उसका एक्चुअल अपीयरेंस क्या है, टॉल, क्योंकि इसने इसको दबा दिया और सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस करा। बट इसका जीनोटाइप क्या है, इसके जीनोटाइप में एक डोमिनेंट एलील है और एक रेसेसिव एलील है। ओके, अब इसका जीनोटाइप क्या है, इसका जीनोटाइप क्या है कि ये दोनों ही स्मॉल टी से बने हुए हैं। तो हम एकदम जेनेटिक लेवल पे जाते हैं कि क्या प्रेजेंट है, कौन से एलील प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। ओके, फिनोटाइप का मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ द जीनोटाइप विच इज ऑब्जर्वेबल ऑफ मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो चीज हमें दिख रही है कि भैया ये बड़ा पेड़ है, तो ये क्या है, फिनोटाइप, जो हम अपीयरेंस से देख के बता रहे हैं, दैट इज नोन एज फिनोटाइप। जो अपीयरेंस से देख के बताते हैं वो फिनोटाइप होता है, और जो हम जीन्स लेवल पे जाके पता करते हैं वो जीनोटाइप होता है। ओके, ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी। रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि मेंडल्स ने क्या कंट्रीब्यूट किया था। उन्होंने रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट बताया था कि ट्रेट जो है वो कैसे इनहेरिट होते हैं, क्या रूल है वो बताया था। ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, जनरेशन टू जनरेशन, आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स। अभी मैंने क्या बताया था कि जीन्स के पास इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन कोड करने की, ठीक है, जो सेल बनेगा उसका अपीयरेंस क्या होगा, वो इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, जीन्स के पास होती है, राइट। तो जो हम इनहेरिट करते हैं, जो जनरेशन टू जनरेशन पास होता है, वो किसके थ्रू होता है, वो होता है जीन्स के थ्रू, क्योंकि उसी के पास इंफॉर्मेशन है कि आने वाली चीज कैसी होने वाली है। ओके, The rules for inheritance of such trait in human beings are related to the fact that both the father and the mother contribute practically equal amounts of genetic material to the child. Okay? How do organism reproduce में ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जो germ cells होते हैं वो उसमें कितना हो जाता है क्रोमोसोम, उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो जो पेरेंट और जो मदर है वो इक्वल नंबर ऑफ जीन्स प्रोवाइड, जेनेटिक मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट है, जीन्स में, जीन कहाँ, डीएनए में, और डीएनए कहाँ, क्रोमोसोम में, ठीक है। मेल जर्म सेल्स में 23 क्रोमोसोम, फीमेल जर्म सेल्स में 23 क्रोमोसोम, दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, नाउ अब दो टाइप के ट्रेट्स होते हैं, एक होता है एक्वायर्ड ट्रेट और एक होता है इनहेरिटेड। अब इनहेरिटेड ट्रेट का तो मतलब समझ में ही आ गया, जो हमें हमारे माता पिता से मिला है, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिला है। एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं जो हम हमारे लाइफ टाइम में हमें मिलता है। ओके, एक्वायर्ड ट्रेट, एक्वायर्ड मतलब किसी चीज़ को
एक्वायर करना, हासिल करना, तो लाइफ टाइम में, ओके। आर द कैरेक्टर ऑफ ट्रेट विच वी एक्वायर ओवर आवर लाइफ टाइम। इनहेरिटेड ट्रेट्स आर दोज आर द वन वी गेट फ्रॉम आवर पेरेंट्स। ये कौन से ट्रेट हैं? ये वो ट्रेट हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है, और ये बाय बर्थ ये प्रेजेंट होता है, और ये हम हमारी पूरी लाइफ लॉन्ग इसको अपनाते रहते हैं। Acquired trait can be altered. Inherited are lifetime trait which cannot be changed as it depends on our genome. Acquired trait जो है उसको हम alter कर सकते हैं। Altered मतलब वो, जैसे कि अगर आप मार्केट से कुछ कपड़ा ले आए हो और वो आपको लूज हो रहा है या टाइट हो रहा है, तो आप उसको जाके टेलर के पास दे देते हो कि भैया इसको मेरे साइज का, मेरे नाप का बना देना, तो ऑल्टरेशन, ठीक है। तो एक्वायर्ड ट्रेट्स को हम ऑल्टर कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट इनहेरिटेड ट्रेट जो हैं उसको हम, उसमें हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे, ओके। मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन। अब हम मेंडल का कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या किया। Gregor Mendel was the first scientist to make a systematic study of patterns of inheritance which involve the transfer of characteristics from parents to progeny. Okay? तो ये जो ग्रेगर मेंडल थे ना, उन्होंने सबसे पहले सिस्टमैटिक कि कैसे इनहेरिटेंस होता है, मतलब कैसे ट्रेट्स का, कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसमिशन होता है पेरेंट्स से प्रोजेनी में, ओके। He used varieties of contrasting visible pea plant. अब इन्होंने क्या किया था कि pea plant यूज किया था, ओके। इन्होंने pea plant यूज किया था। pea plant भी कैसे यूज करा था? कॉन्ट्रास्टिंग, ठीक है, अलग अलग। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब टॉल, शॉर्ट, राउंड, रिंकल्ड, ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को यूज किया था, लाइक टॉल, शॉर्ट, राउंड, रिंकल्ड, येलो, ग्रीन। मेंडल चूज pea plant for studying inheritance because मेंडल ने pea plant क्यों चूज करा था, ये क्वेश्चन आता है, आ सकता है, ओके। क्योंकि जो pea plant होते हैं वो जल्दी ग्रो करते हैं, दे ग्रो क्विकली, आर इजी टू ब्रीड, उनको जो ब्रीड कराने वाली प्रोसेस है वो भी इजी होती है, एंड हैव अ वैरायटी ऑफ ट्रेड्स। बहुत सारे ट्रेड्स हमें पी प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कि टॉल पी प्लांट, शॉर्ट पी प्लांट, राउंड सीड्स, रिंकल सीड्स, येलो सीड्स, ग्रीन सीड्स, ये सारे ट्रेड्स हमें देखने को मिलते हैं। ये रहे सारे ट्रेड्स, जैसे कि शेप ऑफ द सीड हो गया, कलर हो गया, कलर ऑफ पॉड्स हो गया कि ग्रीन पॉड्स होना चाहिए, वो मटर की जो फली होती है ना वो, ओके। शेप ऑफ पॉड्स फुल होना चाहिए, फ्लैट एंड कंस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, टॉल होना चाहिए प्लांट की हाइट, या शॉर्ट होना चाहिए। पोजीशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, फ्लावर का कलर क्या होना चाहिए। तो ये सारे ट्रेड्स हमें एक पी प्लांट में मिलते हैं, ओके। नाउ मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस, टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स अमंग द पी प्लांट। मोनो मीन सिंगल, ओके। तो उन्होंने क्या किया था कि कोई सिंगल ट्रेट लिया था। ट्रेट कैसे थे? कॉन्ट्रास्टिंग थे, टॉल एंड शॉर्ट, ओके, कॉन्ट्रास्टिंग थे। उन्होंने सिर्फ सिंगल लिया था, सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिया था, और स्टडी की थी कि कैसे ये ट्रांसमिट होते हैं, ओके। मेंडल फर्स्ट क्रॉस प्योर ब्रीड टॉल पी प्लांट विथ प्योर ब्रीड डॉफ पी प्लांट, ठीक है। मेंडल ने क्या किया, प्योर ब्रीड टॉल पी प्लांट्स लिए और उसको क्रॉस करवाया किससे? डॉफ पी प्लांट से, एंड फाउंड दैट ओनली टी पी प्लांट्स वर शोन, ओके। और उन्हें क्या देखा कि सारे के सारे जो प्रोजेनी थी, जो ऑफ स्प्रिंग थी, वो सारे के सारे कैसे थे? टॉल पी प्लांट्स थे, एक भी शॉर्ट नहीं था। वर प्रोड्यूस इन द फर्स्ट जनरेशन, ओके। इसको हम F1 जनरेशन भी बोलते हैं, फीलियल जनरेशन, ओके। एंड नो डॉफ पी प्लांट्स और शॉर्ट पी प्लांट्स वर ऑब्टेन्ड। जब फर्स्ट जनरेशन में उनको कोई भी शॉर्ट प्लांट्स नहीं मिले, बल्कि उन्हें सारे के सारे कैसे मिले? टॉल पी प्लांट्स मिले, ओके। F1 क्रॉस showed the traits of only one of the parent plants, that is tallness, ओके। क्या बताया कि जो F1 क्रॉस था उसमें सारे के सारे प्लांट्स कैसे थे? टॉल थे, ओके। ये दिख रहा है आपको, टी 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 टी, ठीक है, ये एलील्स है।
और ये जो कैपिटल टी है वो क्या डिनोट कर रहे हैं, टॉल प्लांट्स, और जो स्मॉल टीज हैं वो क्या डिनोट कर रहे हैं, डॉफ प्लांट। ओके, तो जब इनको क्रॉस किया तो हमें क्या मिला, टी टी मिला, टी टी मिला। ओके, सारे हमें ऐसे ही मिले। हमें सारे के सारे ऐसे मिले। ओके, तो ये क्या था, फर्स्ट जनरेशन थी। ये क्या था, फर्स्ट जनरेशन थी। फिनोटाइप क्या है, टॉल है। फिनोटाइप क्या है, टॉल है। और इनका जीनोटाइप क्या है, टी टी है, मतलब एक स्मॉल है और एक कैपिटल टी है। नाउ Mendel then self-pollinated the tall tea plants of the first generation and found that all plants and dwarf plants were obtained in the second generation. Okay? अब उन्होंने क्या किया कि जो F1 प्रोजेनी थी, ठीक है, F1 जनरेशन थी, उनको सेल्फ पॉलिनेट कराया, उनको सेल्फ पॉलिनेट कराया और उन्होंने देखा क्या कि जो अब नेक्स्ट जनरेशन बनी है, जो अब कमिंग प्रोजेनी है, वो कैसे थे, उनमें दोनों थे, डॉफ प्लांट भी थे और टॉल प्लांट्स भी थे, और इनको नाम क्या दिया, F2 जनरेशन। और किस रेशियो में थे, 3:1, मतलब 3 टॉल प्लांट्स थे और एक क्या था, डॉफ प्लांट। ओके, तो क्या किया इन्होंने, F1 जनरेशन को इन्होंने क्या करवाया, सेल्फ पॉलिनेट कराया। तो इनको क्या मिला, इनको मिला ये उनको F2 जनरेशन में ये सारे ट्रेड्स देखने को मिले। ओके, ये सारे ट्रेड्स देखने को मिले। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हुआ, 3:1 हुआ। क्यों, क्योंकि 3 जो थे वो टॉल थे, अपीयरेंस में टॉल थे। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, अपीयरेंस कैसा है। और एक प्लांट जो था वो क्या था, डॉफ प्लांट था। अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये बोला था कि एक डोमिनेंट जीन होता है और एक रेसेसिव जीन होता है, राइट। तो जब डोमिनेंट जीन्स है तो वो रेसेसिव जीन्स को डरा धमका के रखता है, तू नहीं दिखना चाहिए, मैं ही दिखूंगा, मैं ही सबकी आंखों में छाया रहूंगा, है ना। तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है और जो रेसेसिव है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। जब दोनों रेसेसिव जीन्स आपस में मिलते हैं तब वो अपने आप को शो करते हैं, क्योंकि अब उनको डरा के धमका के रखने वाला डोमिनेंट जीन थोड़ी है, दोनों की दोनों रेसेसिव हैं, बेचारे खुशी से रहते हैं। ओके, तो ये क्या हुआ, डॉफ और टॉल प्लांट्स की कहानी। Mendel said that the trait of dwarfness was merely concealed or suppressed in the first generation to re-emerge in the second generation. Okay? तो मेंडल ने क्या बताया कि मेंडल ने बताया कि जो डॉफनेस का ट्रेट था, ठीक है, जो जीन्स थे वो क्या थे, वो सप्रेस्ड हो गए थे। वो प्रेजेंट तो थे बट वो सप्रेस्ड हो गए थे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन। वो अपने आप को एक्सप्रेसिंग नहीं कर पाए, है ना। और फिर उन्होंने अपने आप को फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं किया, बट सेकेंड जनरेशन में वो उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया, जब वो दोनों ही ट्रेट कैसे थे, रेसेसिव ट्रेट के थे। इसलिए उन्होंने क्या बताया कि डॉफनेस जो है वो क्या है, रेसेसिव ट्रेट है। अगर डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट होगा तो वो अपने आप को शो नहीं करेगा, एक्सप्रेस नहीं करेगा। ओके, अब हम बात करते हैं डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस की। डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस में हम क्या देखने वाले हैं, मोनोहाइब्रिड में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि मेंडल ने सिर्फ एक ही कॉन्ट्रास्टिंग पेयर लिया था, राइट। अब डाई हाइब्रिड में हम लेंगे 2 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर। मेंडल ने डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस को कैसे बताया था, 2 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर की हेल्प से। ओके, इन्वॉल्व्स द इनहेरिटेंस ऑफ 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे क्या किया, 2 पेयर लिए कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के। Okay, contrasting trait. The 2 pair of contrasting characteristics chosen by Mendel were shape and color of seeds. Okay, तो मेंडल ने डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए कौन से ट्रेट्स यूज करे थे, उन्होंने करे थे शेप, ओके, एंड कलर। तो कैसे थे, सीड्स के, ठीक है, राउंड येलो सीड्स थे जिनका शेप राउंड था और येलो कलर के सीड्स थे। और दूसरा क्या था, रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। शेप कैसे था, रिंकल्ड थे वो थोड़े, और ग्रीन थे, कलर क्या था, ग्रीन। नाउ मेंडल फर्स्ट क्रॉस्ड प्योर ब्रेड राउंड शेप एंड येलो कलर।
ठीक है, मेंडल ने क्या किया, सबसे पहले प्योर ब्रेड जो थे ना, राउंड येलो सीड्स और ग्रिंकल्ड ग्रीन सीड्स को क्या कराया, क्रॉस कराया, क्रॉस ब्रेड कराया, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि जितने भी प्रोजेनी थी, F1 जनरेशन थी, उनमें उनको मिला राउंड शेप और येलो कलर, ओके। सीड्स वर डोमिनेंट ट्रेट ओवर द रिंकल शेप एंड ग्रीन कलर ऑफ द सीड्स, ओके। मेंडल ने सबसे पहले क्या, जो प्योर ब्रीड थे, ठीक है, राउंड येलो सीड्स के और ग्रीन रिंकल सीड्स से, इनको क्या कराया, क्रॉस ब्रीड कराया। और जो फर्स्ट F1 जनरेशन मिली उनको, जो फर्स्ट जनरेशन मिली वो कैसी थी, उसमें सारे के सारे जो जनरेशन थी उसमें सारे के सारे सीड्स कैसे थे, राउंड और येलो शेप के थे, ओके। तो इससे उन्होंने कंक्लूड करा कि राउंड येलो जो है वो क्या है, डोमिनेंट ट्रेट्स हैं, और रिंकल्ड ग्रीन जो है वो क्या है, रेसेसिव ट्रेट्स हैं। नाउ when the F1 generation pea plants having round yellow seeds were crossbred by self-pollination, then 4 types of seeds have been having different combination of shape and color were obtained in second generation of F2 generation, ठीक है। और है ये, और now जब F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट करवाया, जब F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट करवाया तो क्या मिले, 4 अलग टाइप के कॉम्बिनेशन मिले, सीड्स के 4 अलग टाइप के कॉम्बिनेशन मिले, और उसको क्या बोल दिया, सेकेंड जनरेशन। तो कैसे मिले वो हम दिखा देते हैं, बताते हैं, ओके। द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स कैन बी रिटन इज 9:3:3:1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अब 4 अलग टाइप के कैसे मिले, राउंड येलो मिले, कुछ सीड्स थे जो कैसे थे, प्योर राउंड येलो थे, कुछ थे जो राउंड ग्रीन थे, जिनका शेप राउंड था और कलर क्या था, ग्रीन था, कुछ मिले रिंकल्ड येलो, शेप रिंकल्ड है और कलर क्या है, येलो है, रिंकल्ड ग्रीन, शेप क्या है, रिंकल्ड और कलर क्या है, ग्रीन, ओके। तो जो हमें फर्स्ट टाइप का, ओके, ये सपोज हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जो फर्स्ट टाइप के सीड्स थे वो 9 के रेशियो में थे, और जो सेकेंड टाइप के सीड्स हैं वो 3 के रेशियो में हैं, और जो थर्ड टाइप के सीड हैं वो भी 3 के रेशियो में, और रिंकल ग्रीन सीड्स जो थे वो 1 के रेशियो में थे, ओके। तो 9:3:3:1 क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक मतलब जो हमें दिख रहा है, जो एक्चुअल में राउंड है, जो एक्चुअल में येलो है, हम देख पा रहे हैं उसको, ओके। राउंड ग्रीन है वो, तो ये क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो है। नाउ ये जो है आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है कि कैसे क्रॉस किया, सेल्फ पॉलिनेट करवाया, और हमें ऐसे सारे 4 सीड्स मिले, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना, सेम वही क्रॉस करके बताया है। तो फिनोटाइपिक रेशियो आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो क्या है। नाउ डाई हाइब्रिड क्रॉस में ऐसा पूछा जाएगा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में सेकेंड जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो क्या है। नाउ अब हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। किसकी, सेक्स डिटर्मिनेशन की, कि जो ह्यूमन में बेबी जो है वो उसका सेक्स क्या होगा, उसका जेंडर क्या होगा, मेल जेंडर होगा या फीमेल जेंडर होगा, तो ये कैसे डिसाइड होता है वो हम बात करने वाले हैं, ओके। तो अ पर्सन कैन हैव अ मेल सेक्स or a female sex. The process by which the sex of a person is determined is called sex determination. जो भी इंसान है, जो भी आदमी है, इंसान बोलना चाहिए, वो या तो मेल सेक्स का होगा, मतलब या तो वो मेल होगा या फिर वो फीमेल होगा, ओके। द प्रोसेस बाय विच सेक्स ऑफ पर्सन इज डिटरमाइंड, अब जिस प्रोसेस के थ्रू किसी पर्सन का सेक्स डिटरमाइन होता है कि कौन सा सेक्स होगा, कौन से जेंडर होगा, उसको हम बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या बोलते हैं हम उसको, सेक्स डिटर्मिनेशन, ओके। अ मैन और फादर हैज 1 X क्रोमोसोम एंड 1 Y क्रोमोसोम, ओके। तो फादर के पास क्या होता है, एक X क्रोमोसोम होता है और एक Y क्रोमोसोम्स होते हैं, ओके। तो जो मेल है, ठीक है, मेल की जो सेक्स सेल्स होते हैं ना, जैसे स्पर्म सेल्स जो होते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो जो स्पर्म सेल्स हैं या तो वो X क्रोमोसोम कैरी करेंगी या फिर वो Y क्रोमोसोम कैरी करेंगी, ठीक है, दोनों एक साथ वो कैरी नहीं करेंगे। स्पर्म सेल्स जो हैं या तो वो X क्रोमोसोम कैरी करेंगे या फिर Y क्रोमोसोम, ओके।
अ फीमेल वुमेन और मदर हैज 2 एक्स क्रोमोसोम्स। अब मदर के जर्म सेल्स कौन से होते हैं? ओवम, राइट? कौन से होते हैं? ओवम। अब ओवम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही रहता है, चाहे राइट ओवरी ने रिलीज करा हो या लेफ्ट ओवरी ने रिलीज करा हो। हमें पता है कि ओवरीज 2 होती हैं और दोनों ही ओवम रिलीज करती हैं। तो ओवम कोई भी हो, उनके पास कौन सा क्रोमोसोम होगा? उनके पास एक्स क्रोमोसोम ही होगा। ओके, और स्पर्म सेल्स के पास या तो वाई हो सकता है और या फिर एक्स क्रोमोसोम। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओवम हमेशा एक्स क्रोमोसोम कैरी करता है, स्पर्म सेल वाई और एक्स कोई भी एक कैरी करता है। ओके, तो ये बात हुई हमारी क्रोमोसोम्स की। अब क्या होता है? ठीक है, मेल के पास क्या है? एक्स वाई है, और फीमेल के पास क्या है? एक्स एक्स है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो अगर मैं इसको करके बताती हूँ, एक्स वाई एंड एक्स एक्स, राइट? नाउ हम डिफरेंट पेन यूज करेंगे। अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम हुआ, ओके, तो क्या होगा? डबल एक्स, राइट? और अगर नाउ पहले बता देती हूँ सब पूरा क्रॉस करके। ओके, ओके, नाउ ये हमने क्रॉस किया, ठीक है। अब फीमेल होने के लिए, अगर फीमेल होना चाहिए, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है कि अगर गर्ल चाइल्ड है तो जो स्पर्म है वो क्या कैरी कर रहा है? एक्स, ओके, और ओवम के पास क्या है? एक्स क्रोमोसोम ही है। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ओवम एंड स्पर्म सेल्स। ओके ओके, ओवम एंड स्पर्म सेल। नाउ अगर अगर स्पर्म एक्स क्रोमोसोम कैरी कर रहा है और एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म ने ओवम को फर्टिलाइज किया, तो क्या होगा? ये होगा कि जो बेबी है उसका जेंडर हमें पता चलेगा, ऐसे उसका जेंडर डिटरमाइन होगा कि जो बेबी है उसका जेंडर क्या होगा? एक्स एक्स होगा, क्या? फीमेल होगी। कैसे? क्योंकि स्पर्म जो था वो एक्स क्रोमोसोम कैरी कर रहा था और फीमेल ओवम के पास तो क्या है? ओनली एक्स है। ओके, वहीं अगर स्पर्म वाई क्रोमोसोम कैरी कर रहा है और वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म ने ओवम को फर्टिलाइज किया, तो फ्यूजन हुआ, तो क्या होगा? बेबी का जेंडर क्या होगा? अब हमें कौन से 2 क्रोमोसोम मिल गए? वाई और एक्स क्रोमोसोम मिल गए, तो इसका मतलब बेबी का जेंडर, बेबी का सेक्स क्या होगा? मेल सेक्स का बेबी होगा। ओके, तो ये क्या है? ये है सेक्स डिटर्मिनेशन, राइट? तो ये वही चीज़ है जो अभी मैंने समझाई। ये गैमीट्स हैं, ये पेरेंट्स हैं, फीमेल मदर और ये फादर है। ओके, तो यहाँ पे यही चीज़ हुई कि एक्स अगर हमें क्या, स्पर्म सेल्स अगर एक्स कैरी कर रहे हैं और फर्टिलाइज कर रहे हैं तो क्या होगा? फीमेल गर्ल चाइल्ड होगी। वहीं अगर स्पर्म जो वाई क्रोमोसोम कैरी कर रहे हैं और उन्होंने ओवम को फर्टिलाइज किया, तो वो क्या बन जाएगा? जेंडर क्या होगा बेबी का? बॉय, मेल सेक्स होगा। ओके, तो ये बात हुई हमारी किसकी? सेक्स डिटर्मिनेशन की। तो यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाला होता है कंप्लीट। इवोल्यूशन वाला जो पार्ट है वो आपको सिलेबस में नहीं है, वो फाइनल एग्जाम्स में नहीं आ रहा है, तो बस आपको इतना ही यहीं तक पढ़ना है अपनी एनसीईआरटी बुक से भी। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट से KG 1 से लेके 12 तक के सारे सब्जेक्ट से सारे वीडियोस मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ मल्टीपल एग्जाम जैसे कि JEE, NEET, CUET की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।